हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। आज है 28 अप्रैल और आज के न्यूज़पेपर में जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसकी डिस्कशन करेंगे, उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे। ठीक है। और हम वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें एक क्वेश्चन डालते हैं, आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं। वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ रहेगी कि जो अगर आप रिप्लाई करोगे तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। ठीक है जी। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है जो हमने आज डिस्कस करनी है वो है स्टेट्स नॉट पासिंग ऑन फ्यूल ड्यूटी कट टू दी पीपल। यहाँ पे मोदी जी ने ये बात की है कि भाई जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ड्यू टू दी वॉर कंडीशंस, ठीक है, चाहे वो आप हम वर्ल्ड में पूरा बात करके चले तो यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की वॉर जो सिचुएशन बनी हुई है, वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है, उसमें जो मेजर चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि जो हमारे क्रूड ऑयल के प्राइजेज़ है वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं, है ना। मतलब पेट्रोल और जो डीजल के प्राइस है वो हाई हो रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए, उनको ठीक करने के लिए मोदी, यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो ये बोल रहे हैं कि भाई जो अपनी कंट्री में जो फ्यूल के प्राइजेज़ हैं जो राइज़ हो रहे हैं उनको ठीक करने के लिए कि आप जो ड्यूटीज़ हैं उनको कट करो, उनको कम कर दो। और जो सेंटर ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की है वो चीज़ आप लोग पास ऑन नहीं कर रहे लोगों तक। ये किसको बोला जा रहा है? यहाँ पे स्टेट्स को बोला जा रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर कि जो हमारा अभी ये जो पेट्रोल या फिर डीजल है, दिस इज़ नॉट अंडर दी जीएसटी। अगर ये जीएसटी रिजाइम के अंडर आ जाता है तो इसमें एक चीज़ जो याद रखनी है कि 18 या फिर 28% जो भी टैक्स लगेगा वो एक ही लगेगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल सेंटर अलग से टैक्स लगाती है और जो स्टेट है वो अलग से अपना टैक्स अप्लाई कर रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ मिनिमम 50 to 60% जो टैक्स है वो सेंटर लगा रही है, कुछ 35 to 40% जो टैक्स है पेट्रोल डीजल पे वो स्टेट लगा रही है, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो और भी ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो बीजेपी लेड स्टेट्स है उन्होंने ये जो टैक्स है वो कम किया है, लेकिन जो नॉन बीजेपी स्टेट्स है उन्होंने टैक्स को कम नहीं किया। और आप ये लोगों को जो सेंटर ने भी कम किया वो भी नहीं पास ऑन कर रहे, तो इसमें मेजर प्रॉब्लम आएगी। तो आप इन चीज़ों को करो, ये मीटिंग में बोला गया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है। तो इस पर ऑब्वियसली ओपोजिशन है, जितनी भी ओपोजिशन है उन्होंने यही बोला कि हमारे जो ड्यूज़ हैं, जो जीएसटी ड्यूज़ हैं, जो जीएसटी कंपनसेशन के ड्यूज़ आप वो हमें प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हम ये जो टैक्स है हम अपनी तरफ से भी कम कर देंगे, और जो आप बोल रहे हो कि भाई आपने कम किया है उसको पास ऑन करो, तो वो भी हम पास ऑन कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जो स्टेट्स हैं वो चलती तो ऑब्वियसली टैक्स पे है ना। जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट है, वो काम तो टैक्स पे करती है। लेकिन अगर टैक्स के पैसे ही नहीं होंगे, रेवेन्यू नहीं होएगा, तो वो किस तरह से काम करेंगे? यहाँ पे वो भी एक सवाल पैदा हो जाता है। ठीक है। तो नंबर 2 जो यहाँ पे न्यूज़ है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट फिक्सेस फाइनल सेडिशन हेयरिंग ऑन May 5। ठीक है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फाइनल जो सेडिशन है उसको फिक्स करने की बात की है। ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट फिक्सेस फाइनल सेडिशन हेयरिंग ऑन May 5। तो इसमें है क्या कि जो सेडिशन लॉ है, जो भी सेडिशन लॉ है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करने के लिए ये May 5 को जो फाइनल हेयरिंग है वो होने जा रही है। क्योंकि एक हमें पता भी होना चाहिए कि सेडिशन लॉ है क्या, उसके बारे में हम आज पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ सेडिशन लॉ। यहाँ पे हम बात करेंगे। पहले इसकी बैकग्राउंड एक चीज़ देखते हैं हम कि जो सेडिशन लॉ है वो 17th सेंचुरी के जो इंग्लैंड मतलब 17th सेंचुरी इंग्लैंड में इसको इनेक्ट किया गया था, जब लॉ मेकर्स ने ये सोचा था कि जो लोग हैं उनकी जो ओपिनियन है गवर्नमेंट के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे वाली ओपिनियन होनी चाहिए, कोई भी डेट्रीमेंटल या फिर कोई भी अलग ओपिनियन या फिर गवर्नमेंट के लिए या फिर मोनार्की के लिए नहीं होनी चाहिए। और ये जो लॉ है वो ओरिजिनली ड्राफ्ट हुआ 1837 में, और किया किसने था? मैकॉली ने। ठीक है जी। और उसके बाद में ये आपने याद रखना है कि एक सेक्शन जिसका नाम है 124A, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज़ लिसन दिस क्लियर केयरफुली, कि 124A को इंसर्ट किया जाता है 1870 में। और मतलब वो एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की जाती है किन्होंने की थी? जेम्स स्टीफन ने किया, और इसके बाद में 124A को डाल दिया। अब 124A है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए 124A उसने सेडिशन को एक क्राइम बना दिया अंडर सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी। अगर हम सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी की बात करें, ये डिफाइन करता है सेडिशन को, कोई भी ऑफेंस ऐसा जो कि कमिटेड है जहाँ पे बंदे ने अपने वर्ड्स से,
चाहे वो लिखे हुए हों, चाहे वो बोले हुए वर्ड्स हैं, या फिर कोई साइंस हैं, या फिर कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन है, या फिर अदरवाइज उसने अटेम्प्ट किया है कि हेट्रेड फैलाई जाए और कंटेम्प्ट किया है, ठीक है जी, मतलब वो अटेम्प्ट कर रहा है बंदा कि हेट्रेड फैलाई जाए और एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन, वो डिसअफेक्शन शो कर रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ में, और वो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई है लॉ से, तो वो चीज़ आती है सेडिशन के अंदर। कोई भी गवर्नमेंट जिसको वोटिंग के ज़रिए आपने इस्टेब्लिश किया है, अगर उसके खिलाफ में चीज़ें हैं जो वो बढ़ाई जा रही हैं, वो बोली जा रही हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको हम सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी में बात करते हैं। यहाँ पे आगे बात आती है कि डिसअफेक्शन इंक्लूड्स, डिसअफेक्शन का भी यहाँ पे मतलब क्या आएगा, एक तो हो गया डिसलॉयलिटी और दूसरा आता है ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी, ठीक है ना। डिसअफेक्शन में दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं, एक तो हो गया डिसलॉयलिटी और दूसरा हो गया एनिमिटी। सो ये जो चीज़ है कि हाउएवर जो भी आप कमेंट कर रहे हो, आप क्रिटिसाइज भी कर रहे हो, अगर वो एग्जाइटिंग नहीं है और अटेम्प्ट टू एग्जाइट हेट्रेड या फिर कंटेम्प्ट या फिर डिसअफेक्शन, तो वो ऑफेंस के अंडर ऑब्वियसली नहीं आएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम कई वर्डिंग्स भी दी है कि भाई किस तरह से आपने जो पुलिस है उन्होंने सेक्शन 124A को यूज़ करना है किस किस चीज़ में, ठीक है। अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि 124A में आपको पता लग गया है क्या, सेक्शन 124A जो कि सेडिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसमें पनिशमेंट भी हमें पता होनी चाहिए। जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट होती है 3 साल से लेकर लाइफ टर्म तक की पनिशमेंट यहाँ पे हो सकती है, और इसके साथ में फ़ाइन भी लगाया जा सकता है। और मैं आपको बता दूँ ये जो सेडिशन वाला ऑफेंस है इसमें बेल भी नहीं मिलती, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है जी। और उस बंदे को पासपोर्ट के बिना रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो बंदा कहीं कहीं भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए वो यहाँ पे नहीं बैठ सकता, गवर्नमेंट जॉब उसके लिए बैन कर दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें अबाउट दी सेडिशन, ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे सवाल आता क्यों है, यहाँ पे एक ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है। उसका सबसे ज़्यादा प्राइम रीज़न ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे इस वजह से सवाल पैदा हुआ। यहाँ पे प्राइम रीज़न क्या है इसका, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइम रीज़न इज़ कि जिस तरह से लोगों को पकड़ा जा रहा था कंट्री में सेडिशन लॉ के अंडर, और ये सेडिशन लॉ इंट्रोड्यूस भी किन्होंने किया था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया टू कर्ब दी इंडियन नेशनलिस्ट वॉइसेस। तो वो क्या चीज़ दोबारा से हो रही है, उस चीज़ के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये जो टॉपिक है आपका GS2 से रिलेटेड है, एंड द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस टॉपिक इज़ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस पर्पस। तो दोनों वे से आपने इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमने पहले यहाँ पे किया था ये GST वाला या फिर फ्यूल कट वाला, दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू GS3 इकोनॉमी एंड एज वेल एज GS2, जो कि हमें ये बताता है कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस क्या हैं और उसमें फाइनेंस रिलेशंस क्या हैं, ठीक है जी। तो दो हमने न्यूज़ पढ़ी, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर हम यहाँ पे बात करें द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़, दिल्ली शुड बी अंडर सेंटर्स कंट्रोल। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो उन्होंने एक अमेंडमेंट की थी, जो एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट ऑफ 2021, जिसमें जो मेजर पावर है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से लेकर वो पावर किसको दे दी जाती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ठीक है। वो कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो केस लड़ रही है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो अमेंडमेंट की गई है GNCTD एक्ट को लेकर, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो ग्रांटेड पावर्स थी इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो पावर्स काफ़ी ज़्यादा किसको दिखाई देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर को। यहाँ पे जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि ये वॉयलेट करती है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें सेंटर ने अमेंडमेंट के साथ में ज़्यादा पावर किसको दे दी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और ये जो पावर है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनसे, जो लोगों ने चुनी है उनसे लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पे दे दी गई है। तो ये पिटीशन में जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो यही बोल रही है कि अमेंडमेंट को ओवरटर्न करना चाहिए और एक बैलेंस रहना चाहिए स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के रिलेशंस में, इस तरह से काम होना चाहिए। ये जो अमेंडमेंट है उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस तरह से पावर दे दी कि वो विदहोल्ड कर सकता है कंसेंट फ्रॉम बिल्स, जितने भी बिल वो पास करते हैं उनको विदहोल्ड करके वो अपने पास में रख सकता है। ये चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे देखी जा रही है।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है, सेंटर बिगेन्स इविक्टिंग एमिनेंट आर्टिस्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके लिए एक कंट्रोवर्सी जरूर बन सकती है। हम पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। सेंटर ने क्या किया ट्यूसडे को कि जो एमिनेंट आर्टिस्ट हैं उनको गवर्नमेंट हाउसेज अलॉट हुए हुए थे, तो उनको वहाँ से निकालना स्टार्ट किया, एक एविक्शन ड्राइव स्टार्ट की। अब उस चीज़ का रीज़न क्या है? देखिए अलॉटमेंट जो थे हाउसेज की जो आज निकाले हैं वो 2014 में कैंसिल हो गया था। 2014 में कैंसिल कर दिया गया था अलॉटमेंट ऑफ द हाउसेस। तो 2020 में अगेन आफ्टर 6 ईयर्स उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी भेजा, उन्होंने एक नोटिस भेजा कि भाई आप इन चीज़ों को खाली कर दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो केस लड़ रहे थे, तो यहाँ पे अब उन्होंने क्या किया सरकार ने कि यार बहुत हो गया, कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है कि इस चीज़ को बताए हुए, तो अब इनको क्या किया जाए, एविक्ट कर दिया जाना चाहिए। तो 90 ईयर ओल्ड ये जो उड़ीसी डांसर है, फर्स्ट टू बी सेंट आउट ऑफ द अकोमोडेशन इन कैपिटल, गुरु मायाधर रॉथ evicted from a government house with his पद्म श्री अवार्ड डम्प्ड आउटसाइड। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो ये कुछ न्यूज़ हमने डिस्कस की। ये वाली जो न्यूज़ है ये GS2 से रिलेटेड है अगेन, एंड दिस न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू वी कैन से विद द GS2 एज वेल एज विद द GS1। ये पद्म श्री अवार्ड्स, ये जितने भी हमारे अवार्ड्स हैं वो जितने भी रिस्पेक्टेड लोगों को मिलते हैं या फिर जो भी है, वो सारा कुछ इस पार्ट में आता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो यहाँ पे है, यूज़ बल्डोजर्स टू क्लियर लैंडफिल्स। देखिए लैंडफिल्स, आपको कभी भी आपने दिल्ली विजिट किया होगा किसी भी साइड से, तो आपको बड़े बड़े पहाड़ नज़र आएंगे कूड़े करकट के, है ना। तो वो जो पहाड़ हैं हम उसको बोलते हैं लैंडफिल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसके बारे में चीज़ें याद क्या रखनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो है कि भाई ये किस जगह, किस वजह से ये लैंडफिल बनी हुई है। कई बार ना शब्द ही अटक जाते हैं मुंह में। तो ये चीज़ बनी हुई है बिकॉज ऑफ द सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमें अगर अच्छे वे से कर पाएंगे, तो ये जितनी भी पहाड़ से लैंडफिल्स बने हुए हैं वो मुझे लगता है ठीक होते नज़र आएंगे। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट सबसे पहले होता क्या है, जो भी नॉन लिक्विड वेस्ट, आपने याद रखनी है ये चीज़ें प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये सारा नॉन लिक्विड वेस्ट जो कि इंक्लूड करता है सॉलिड एज वेल एज सेमी सॉलिड, लेकिन इसमें से हम एक्सक्लूड करते हैं ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा। जो सॉलिड वेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, अनप्लेजेंट है फॉर द लिविंग इन्वायरमेंट, अगर उस चीज़ को बहुत अच्छे वे से या सेफ मैनर से डिस्पोज ना किया जाए। और इस चीज़ की वजह से काफ़ी ये इंसेक्ट वेक्टर या फिर पेस्ट हो गया, स्नेक्स हो गया, वर्मिन हो गए, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी यहाँ पे पैदा होती दिखाई देती हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज के सॉलिड वेस्ट होते हैं, जिसमें से नंबर 1 है ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट में आता है फूड वेस्ट हो गया, मार्केट एसोसिएटेड वेस्ट हो गया। फिर आता है डेड एनिमल्स, जिसमें कि काउस, बफलो, डॉग्स, ठीक है, जो उनके डेड बॉडीज हैं। फिर उसके बाद में कंबस्टिबल्स आ गए, जैसे कि पेपर, वुड, ड्राइड लीव्स एटसेट्रा। फिर नॉन कंबस्टिबल जैसे कि मेटल, टिन कैंस, बॉटल्स हो गए। एशीज होगी, रेजिड्यू फ्रॉम द फायर यूज्ड फॉर द कुकिंग। ठीक है जी, बल्कि वेस्ट हो गए जैसे कि ट्री ब्रांचेज हो गए, टायर्स हो गए। हजारियस वेस्ट जैसे कि बैटरी एसिड, मेडिकल वेस्ट। और कंस्ट्रक्शन वेस्ट जैसे कि रूफिंग और ब्रोकन कंक्रीट एटसेट्रा। तो ये जो चीज़ है, हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर एक अच्छे वे से यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्या होता है। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्पस एज वेल एज फॉर द मेंस पर्पस। अगर मैं स्टेट PCS की बात करूँ, तो अगर हम HAS की बात करें, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, या पंजाब सिविल सर्विसेज की, या फिर UP PCS की, तो इसमें अगर आप नोट करोगे तो एक कंडीशन जो पूछी जा सकती है कि 8 मार्कर का क्वेश्चन डायरेक्ट कि भाई सॉलिड वेस्ट क्या है, ठीक है जी, तो उसकी टाइप्स बताओ। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, और प्रीलिम्स के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज रिलेटेड टू GS3 विच इज़ ऑफ हमारा इन्वायरमेंट सेक्शन में से आएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है आर्कियोलॉजी म्यूजियम इन आंध्र प्रदेश टू डिस्प्ले 400 आर्टिफैक्ट्स। देखिए इस तरह की न्यूज़ को पहले हम इग्नोर कर देते थे, बट नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ रिलेटेड टू GS1। ये जो न्यूज़ मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ, इतनी की न्यूज़ क्या, ताकि आपको कल को एक हैबिट आपकी बने कि आपने किस तरह से न्यूज़ को कैरी ऑन करना और पढ़ना है। तो यहाँ पे हमें इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब ये लास्ट मन की बात हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर फोकस्ड ऑन दी म्यूजियम्स। ठीक है, तो आपने ये चीज़ को, जितने भी आपकी स्टेट में जहाँ पे भी आप रह रहे हो म्यूजियम है इंपॉर्टेंट, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है अगर आप नियरली कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो।
तो यहाँ पे आर्कियोलॉजी और म्यूजियम डिपार्टमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एक म्यूजियम बनाएगा। कहाँ पे बनाएगा? इलूरू में, जहाँ पे 400 आर्टिफैक्ट्स डेटिंग बैक टू अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, जैसे कि फ्रॉम द 6th सेंचुरी बीसी टू 4th सेंचुरी बीसी टू द 19th सेंचुरी एडी वाली जो चीज़ें हैं वहाँ पे रखी जाएंगी। और ये फैसिलिटी बिल्ट एट दी 5 करोड़ लाइकली टू बी ओपन ऑन May 18। चलिए नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। SSLV डेवलपमेंट फ्लाइट्स लाइकली इन 2022। आपने सुना होगा कि हमारे पास एक व्हीकल है जिसका नाम है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये हमारा काफ़ी सक्सेसफुल जो लॉन्च व्हीकल माना जाता है और ये इससे हमने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव की हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में जब मैं PSLV यूज़ करता था कुछ छोटी सैटेलाइट के लिए भी, तो मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती थी। तो अभी मैंने क्या किया, छोटे सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में डालने के लिए आई विल बी यूजिंग दी SSLV विच विल बी नथिंग बट दी के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसरो ने बोला इस पे जो हम जो प्लान कर रहे हैं कि 2022 इटसेल्फ से ये चीज़ें स्टार्ट करेंगे। और जो बेबी रॉकेट मैंने आपको पहले बोला कि छोटे जो रॉकेट है इस पे डाले जाएंगे। ये जो तीनों मतलब ऑल 3 मिशन, जिस पहले ये अभी डेवलपमेंट वाले मिशन में मतलब ये टेस्ट किया जाएगा, तो ये तीनों के तीनों जो मिशन है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से किया जाएगा। तो ये जो डिज़ाइन और लॉन्च है चीपर ऑल्टरनेटिव यहाँ पे पेश किया जाएगा फॉर द नैनो, माइक्रो और स्मॉल सैटेलाइट्स एट द विक्रम भाई स्पेस सेंटर। तो अगर मैं बात करूँ फिजिकली SSLV जो है वो एक 3 स्टेज रॉकेट रहेगा। आपने ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बार बार पूछी जाती है और ये चीज़ पूछी जाएगी आपको प्रीलिम्स में कि भाई ये कितने स्टेज का रॉकेट है। तो आपने याद रखना है ये 3 स्टेज रॉकेट है जिसकी हाइट 34 मीटर है और ये जो वेट ऑफ 120 टन तक लिफ्ट ऑफ कर पाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ PSLV के साथ में, तो इसरो जो कि एक रिलायबल वर्क होर्स है वो स्टैंड होता है 44 मीटर टॉल और जिसकी 4 स्टेजेस है और वो लिफ्ट करेगा मास ऑफ दी 320 टन फॉर इट्स एक्सेल वेरिएंट। सो प्राइवेट पार्टिसिपेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये जो डेवलपमेंट मेरी की गई है वो मैं प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ कर रहा हूँ। सो SSLV विल बी एबल टू प्लेस 500 kgs पेलोड इन द लो अर्थ ऑर्बिट। दिस इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पहले भी UPSC पूछ चुका है। तो आपने इग्नोर नहीं करना कि लोड कितना है। कई बार लोड का क्वेश्चन भी एक कंसीडर द फॉलोइंग करके एक पॉइंट में डाल देते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस एंड दिस न्यूज़ इज रिलेटेड टू GS3 अगेन एंड द पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में से आती है। अगर मैं बात करूं ये काफ़ी एक डिटेल्ड टॉपिक है जिसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि मैं आपको हर एक बार बोलता हूं कि जो वीडियो है पहले तो उसको लाइक कर दिया करो और शेयर भी किया करो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में, ताकि इसकी रीच बढ़ पाए। और तो क्या है, ठीक है। और एक चीज़ कि ये एक डिटेल्ड वीडियो इसकी बनेगी और ये जो कंटेंट है काफ़ी आपके पास आता रहेगा और कंटिन्यूटी में अब आना स्टार्ट हो जाएगा और भी। और इसमें अगर मैं सिर्फ हाइट के हिसाब से बात करूं तो एक लो अर्थ ऑर्बिट रहता है जो कि बड़ा नज़दीक होता है। बड़ा नज़दीक का मतलब सैटेलाइट की भाषा में मैं बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ये क्लोज है। एक होता है मिड वाला और एक होता है हाई अर्थ ऑर्बिट, मतलब जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। तो इसके बारे में कभी ना कभी एक अलग से चर्चा करेंगे। अब एक न्यूज़ थी, पता नहीं मतलब मैंने वैसे ही इसको मार्क किया कि डोंकीज जो मिल्क है उसको यूज़ किया जाएगा एज अ लेदर। तो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डालना स्टार्ट कर दिया है। कुछ केरला में इसका कॉन्सेप्ट चला है और ये जो लियोपात्रास ब्यूटी सीक्रेट है कहते हैं ये कोई, तो ये यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस एडिटोरियल इज बिलोंग के भाई बिल्डिंग बैक टू अवर्ट अ लर्निंग कैटास्ट्रॉफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें सारा जो डेटा है वो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं न्यूज़ में, अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो न्यूज़पेपर को। क्योंकि इसमें वो जो लेटेस्ट डेटा कौन सा दिया हुआ है मैं आपको बता दूं तो मैक्सिमम डेटा आपके पास वो दिया हुआ है यहाँ पे जो कि डेटा है कोविड रिलेटेड। ठीक है, फिर उसके बाद में ये वाली चीज़ हमने कल डिस्कस की थी कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, कोर्ट ने, कि भाई आप जो इस तरह की संसद हो रही है जिसमें प्रवोक किया जा रहा है लोगों को, वो उसको बैन करना चाहिए। फिर नंबर 3 यहाँ पे अगेन ये जहांगीर पुरी को लेकर एक एडिटोरियल आया हुआ है, इसको वी कैन इग्नोर। फिर उसके बाद में ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इग्नोर करने से पहले मैं आपको बता दूं दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू GS2। ठीक है जी, GS2 में काम आएगा एज वेल एज GS1 सोसाइटल पार्ट में। देन दिस इज रिलेटेड टू GS2 अगेन। ठीक है जी, हारमोनी बनाना, वहाँ पे गवर्नेंस का काम करना। एंड दिस टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू GS2 एज वेल एज GS1 जो कि सोसाइटी से रिलेटेड है।
तो आगे अगर हम बात करें तो दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू दी हाइड्रोजन, एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू GS3, GS2 as well as then again GS3. How? GS3 फर्स्टली इन्वायरमेंटल सेक्शन, नंबर फिर देन GS3 में ही इकोनॉमिकल सेक्शन, एंड GS2 यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि किस तरह से ये जो चीज़ें हैं कि बाहर से इंटरनेशनल रिलेशन या फिर हम बोल सकते हैं कि इंटरनेशनली इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे इंडियाज़ ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी रिलीज ऑन Feb 17, 2022। तो जिसमें उन्होंने बोला गया कि जितने भी चैलेंजेस थे उसको एड्रेस करने की बात की, जैसे कि ओपन एक्सेस का था, वेवर ऑफ इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस थे, बैंकिंग हो गया, टाइम बाउंड क्लियरेंसेज हो गया, इस तरह के जो हमारे चैलेंजेस थे उसको क्लियर करने की यहाँ पे बात की गई। नंबर 2, यहाँ पे जो इंडिया की एनर्जी एपिटाइट है वो इंपोर्ट डिपेंडेंस है, फर्दर इंपोर्ट डिपेंडेंस हो रही है। और अगर हम रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस की बात करें तो हम एक रोलर कोस्टर राइड ऑफ एनर्जी प्राइजेस पे फ्रॉम द हिस्टोरिक लोज इन 2020 एंड रिकॉर्ड हाई इन 2021 यहाँ पे हम बात करते हैं। तो जो न्यू एज फ्यूल है जैसे कि जो हाइड्रोजन है वो इस वाली जो चीज़ें हैं कि कभी तेज़ी आ रही है कभी लो जा रहा है प्राइस, तो उससे हम यहाँ पे जो डिपेंडेंसी हमारी बनी हुई है उससे बाहर निकल सकते हैं अगर हम एक अच्छे वे से काम करें। एक जो फ्यूल है जो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो हमारी हेल्प करेगा नॉट ओनली कि भाई हम इस चक्कर व्यू से निकल पाएँ, बट जो हाइड्रोजन है हम उसको एक अच्छे वे से स्टोर भी कर सकते हैं ऑन अ लार्ज स्केल फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑल्सो। तो मतलब एक इसका ह्यूज पोटेंशियल है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है सप्लाई वाली उसको ठीक कर पाएगा और एक अच्छे वे से जो एक अच्छे प्राइस पे कंज्यूमर को ये जो एनर्जी है वो मिल पाएगी। अब इसमें एक और जो चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू GS3 कि भाई ये वाली जो चीज़ अगर हम हाइड्रोजन को बहुत अच्छे वे से यूज़ करेंगे तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है हम उसकी तरफ जाएंगे। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि जब भी मैं हाइड्रोजन को बर्न करता हूँ, हाइड्रोजन को यूज़ करता हूँ, तो जो उसका बाय प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या निकलता है, वाटर या फिर वाटर वेपर। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे वे का रिन्यूएबल या फिर ग्रीन एनर्जी है। और हमारा एक एम्बिशियस प्लान भी है कि हमने रिन्यूएबल कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है बाय 500 गीगावाट बाय 2030। और अगली जो पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है कि जो हाइड्रोजन है एक गेम चेंजर का काम कर सकता है। द रीज़न बिहाइंड इज़ इसकी एक एडवांटेज है, जो हम बैटरी वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते हैं वो एक फास्टर फ्यूलिंग और लॉन्ग ड्राइविंग रेंज वाला चीज़ नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन एक लॉन्ग ड्राइविंग रेंज के लिए भी हम काम ले सकते हैं जो कि लाइन बैटरीज हमें नहीं देती। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इंडिया की हाइड्रोजन कंजम्पशन की बात करूं वो 7 मिलियन टन यहाँ पे मुझे नज़र आई थी इन 2020 और 2050 तक वो 28 होएगी। और अगर मैं एक्सपोर्ट कैपेसिटी की साथ में बात लेकर चलता हूँ तो मुझे रिक्वायरमेंट है 35 MT की बाय दी 2050। ये अगर मैं इतना पूरा कर लूँगा तो मेरी कंट्री को ये जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस हाई लो ये वाली जो चीज़ें हैं उससे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड हो सकता है। दिस पैराग्राफ इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जो चीज़ है, अपार्ट फ्रॉम एवर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड द हाई कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग, ये वाली जो चीज़ है वो एक कंसर्न की बात है कि जब मैं हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता हूँ तो वो एक क्या है वो मैं आपको बता दूँ कि हाई कॉस्ट हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग है और इसमें जो चीज़ है वो वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पानी की। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर 1 kg ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन करनी है तो इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ ही होगी और इलेक्ट्रोलाइसिस को 9 लीटर्स ऑफ वाटर वहाँ पे चाहिए होता है। तो हम वहीं पे इसका प्रोजेक्ट लगा पाएंगे जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी ना हो। तो सपोज आपको कोई क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी में, लेट्स इमेजिन कि किस तरह से गैस वर्क हमने करना है और वहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई राजस्थान के जो वेस्टर्न वाला पार्ट है या फिर जो डेजर्टियस एरिया है वहाँ पे ड्यू टू के वो बहुत बड़ी लैंड मिल रही है तो हम हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, विच विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि 1 kg ऑफ हाइड्रोजन विल रिक्वायर 9 लीटर्स ऑफ वाटर। सो ये वहाँ पे ही काम करना पड़ेगा जहाँ पे हमारे पास एक सफिशिएंट अमाउंट में पानी अवेलेबल है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए प्रॉब्लम्स को हमें फेज आउट करना पड़ेगा अगर कोई भी यहाँ पे है, तो उसके लिए 5 स्टेप स्ट्रेटजी है। अगर हम डिमांड साइड पे बात करें तो डिमांड साइड मतलब कंज्यूमर वाली साइड पे अगर मैं बात करूँ तो उसमें 5 स्टेप्स हैं जो कि ध्यान में रखने पड़ेंगे। नंबर 1 है इनिशियल डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। नंबर 2 यहाँ पे इंडस्ट्रीज
इज मैन्युफैक्चरिंग लो एमिशन हाइड्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट्स, उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ब्लेंडिंग हाइड्रोजन विद द नेचुरल गैस, थर्ड एंड फोर्थ इज टू प्रमोट FC EVs और हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन, और लास्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन टैरिफ। ठीक है जी। तो ये 5 यहाँ पे चीज़ें मुझे इंट्रोड्यूस करनी है डिमांड साइड पे। और सप्लाई साइड पे मुझे क्या क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी रिसर्च और डेवलपमेंट में। मतलब जो चीज़ें आज मेरे पास हैं उसको भी फर्दर आगे लेके जाना पड़ेगा और रिसर्च और डेवलपमेंट पे मुझे काम करना पड़ेगा। सेकेंडली सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, SAT-80 दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वहाँ पे आ भी सकता है। SAT-80 वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ रिलेटेड टू देन वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, के जो भी वाइबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब होता है कि 7% अगर इंटरेस्ट रेट वहाँ पे चल रहा है तो वहाँ पे अगर हम 5% बोल देते हैं किसी भी कंपनी को कि आप प्रोवाइड कर देना, तो 2% जो गैप है वो सरकार पूरा अगर करेगी, वाइबिलिटी गैप फंडिंग। ठीक है, तो लेकिन वो प्रोजेक्ट कितना वाइबल है वो ऑब्वियसली देखा जाएगा। और इसको हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में भी डाल सकते हैं कि अगर कोई ये प्रोजेक्ट लगा रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में उसको लोन मिल सके बैंक से। और लास्टली द 2 डोमिनेंट कॉस्ट फैक्टर्स फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन आर रिन्यूएबल एनर्जी टैरिफ एंड द इलेक्ट्रोलाइजर कॉस्ट। ठीक है जी। तो लास्टली यहाँ पे कंक्लूजन में जो बात की जा रही है कि COP26 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 वादे जो किए हैं, एक तो पंच अमृत जो कि 5 गोल्स हैं, और एक नेट ज़ीरो के हम 2070 तक अचीव करेंगे। तो हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा कैटलिस्ट का काम कर सकती है टू अचीव द इंडियाज नेट ज़ीरो एम्बिशन और इन इंडिया मेकिंग आत्मनिर्भर इन एनर्जी। द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई होप कि आपने भी इस एडिटोरियल को एंजॉय किया होगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे। इफ़ यू एंजॉयड दिस एडिटोरियल बाय मी देन यू कैन शेयर एंड लाइक दी वीडियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। The next news is related to this is a very small news but very effective and this can be asked in the upcoming prelims exam। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान PMG दिशा प्रोग्राम, जो कि डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द डिजिटल लिटरेसी। और यहाँ पे बोला जा रहा है जो PMG दिशा है उसका एम है एम्पावर पीपल इन रूरल एरियाज बाय ट्रेनिंग देम टू ऑपरेट कंप्यूटर्स और डिजिटल एक्सेस डिवाइसेस लाइक टैबलेट, स्मार्टफोन एट्सेट्रा। सेंड और रिसीव कर पाए ईमेल को, ब्राउज कर पाए इंटरनेट को और एक्सेस कर पाए गवर्नमेंट सर्विसेज को और अंडरटेक कर पाए डिजिटल पेमेंट को अमंग अदर्स। सो PMG दिशा इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, यू मस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगेन इंडोनेशियाज पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन। नाउ दिस टॉपिक इज सोलली रिलेटेड टू GS3 and it can affect our society, so it is related to GS1 and ये एक और हमारा GS2 का पार्ट भी बन सकता है which is of international relation with the Indonesia। यहाँ पे वी विल बी टॉक अबाउट कि जो इंडोनेशिया है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी है, एक्सपोर्टर भी है और कंज्यूमर भी है पाम ऑयल का, जो कि एक्सपोर्ट को बैन करने जा रहा है। उसका रीज़न क्या है, जो कुकिंग ऑयल है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे महंगा हो चुका है एंड दैट्स वाई वहाँ पे स्काई रॉकेटिंग प्राइजेज हो चुके हैं एंड दैट्स वाई दे वांट टू बैन दी एक्सपोर्ट ऑफ दी पाम ऑयल। ठीक है, और पाम। सो रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो फूड प्राइसेस है वो ऑलरेडी 13% ग्लोबली इंक्रीज़ हो चुके हैं, ये यूनाइटेड नेशंस यहाँ पे बोल रहा है। लेकिन इस चीज़ के साथ में और भी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होते दिखाई देंगे। अगर हम यहाँ पे पाम ऑयल की बात करें तो ग्लोबल जो प्रोडक्शन इन क्रॉप ईयर 2020 एक्सीडिंग 73 मिलियन टन्स। ठीक है, और मैं बात करूं अगर, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, पाम ऑयल बेशक इंडोनेशिया मलेशिया बना रहा हो बहुत सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में, लेकिन ये नेटिव है टू दी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, नेटिव टू दी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इतना याद रखिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हाउ एवर पाम ऑयल इज़ प्रेफर्ड बाय मैनी एज इट इज़ इनएक्सपेंसिव। ऑयल पाम प्रोड्यूस मोर ऑयल पर हेक्टेयर। ठीक है, सो इंडोनेशिया और जो मलेशिया है यहाँ पे टुगेदर अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ग्लोबल पाम ऑयल प्रोडक्शन, और इंडोनेशिया उसमें से पहले नंबर पे आता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो एडिबल ऑयल है, वो जितने भी एडिबल ऑयल है उनके प्राइस राइज हो क्यों रहे हैं। द नंबर 1 इज़ जो सोयाबीन ऑयल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि पाम ऑयल का हमने पढ़ लिया, ये फर्स्ट लाइन मैंने इस वजह से स्किप किया। नंबर 2 यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो प्रोडक्शन है सोयाबीन ऑयल की, या फिर मोस्ट प्रोड्यूस्ड ऑयल मैं जिसको मान के चलूँ, वो ड्यू टू दी
यहाँ पे एक बैड जो एक्सपीरियंस था, ये जो बैड ईयर था अर्जेंटीना के पास में, उसका जो मेजर प्रोड्यूसर है वो बहुत कम रहा वहाँ पे। सेकेंडली जो कनोला ऑयल है वो भी कनाडा में ड्रॉट की वजह से कम रहा, और जो सनफ्लावर ऑयल है वो भी हिट हुआ है, एंड 80 to 90% ऑफ विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रशिया और यूक्रेन। ठीक है, सो रशिया यूक्रेन की वजह से ये कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। नाउ द पाम ऑयल विच इज़ इन द इंडोनेशिया, मैक्सिमम इन द इंडोनेशिया इज़ बैंड बाय द बैंड, ठीक है, बाय दी इंडोनेशियन जो भी अथॉरिटीज़ हैं। नंबर 2 यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा कि भाई जो सोयाबीन ऑयल है वो अर्जेंटीना में हो नहीं पाई उसकी खेती अच्छे वे से। नंबर 3 कनोला ऑयल इन दी कनाडा वो भी कम है। नंबर 4 अगर मैं बात करूँ सनफ्लावर ऑयल वो भी कम है रशिया और यूक्रेन की अगर मैं बात करता हूँ, तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडिया एक बिगेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू दी एज पर द USDA इंडिया मीट हाफ ऑफ इट्स एनुअल नीड फॉर 8.3 MT ऑफ पाम ऑयल फ्रॉम इंडोनेशिया। तो अगर वो बंद कर देगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो जो प्राइस है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो एक्शन है इंडोनेशिया का, ये हमारे इंडिया में जो पाम ऑयल का प्राइजेज है, लोकल प्राइजेज है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर भेज देगा। स्काई रॉकेट प्राइजेज यहाँ पे देखने हुए को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू बर्थ डेथ रिपोर्टिंग टू बी ऑटोमेटेड। देखिए इससे पहले हो क्या रहा है, एक सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ को रियल टाइम में विद मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन और इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन अकॉर्डिंग टू दी 2021 एनुअल रिपोर्ट जो है वो करता है। तो CRS जो है अभी के लिए वो RGI के अंडर है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि लिंक्ड है NPR के साथ में, जो कि सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे बताता रहता है। लेकिन इसको पहले हमने कोलेट किया 2010 में और फिर 2015 में अपडेट किया आधार के साथ में, मोबाइल फ़ोन, रेशन कार्ड के साथ में। लेकिन ये जो चीज़ है वो इतनी ज़्यादा हैवी हो चुकी है कि इसमें प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है और इसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे बोल रही है कि कई जगह पे ये देखने को मिला कि लोगों ने जो फेक जो चीज़ें थी, किसी का यूज़र नेम ये वो यूज़ कर लिया और वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की। सो इसको अमेंड करने की बात की जा रही है कि जो RGA रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, ठीक है, वो प्रपोज कर रहा है अमेंडमेंट टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो इसमें होगा क्या कि जो ऑटोमेशन हो जाएगी बर्थ और डेथ की, जो कि अभी किसके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, चीफ रजिस्ट्रार के पास में, जिसको मैंडेट है टू पब्लिश अ स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन दी रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ है बैन ऑर्डर इन दी रुड़की स्टॉप धर्म संसद। ठीक है, तो हमने कल भी इसके बारे में बात किया था। तो सेक्शन 144 वहाँ पे इम्पोज किया है, जहाँ पे मोर देन 4 पर्सनस का मिलना जो है इकट्ठा होना प्रोहिबिट कर दिया गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम इस तरह से भी रोक सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ जो कि इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अप्रूव्ड। तो CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने वेंसडे को अप्रूव कर दिया एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4562.12 करोड़ ऑफ द 540 मेगावाट। ये इसका नाम आपने याद रखना है, वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मतलब कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि चेनाब रिवर पे बनेगा। आपने इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, तो कई बार मैच दी फॉलोइंग करके या फिर आ जाता है कि दिस वाज इन द न्यूज़ एंड इसके बारे में बताइए कि ये कौन सी रिवर पे है, तो ये चेनाब रिवर पे आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। द नेक्स्ट न्यूज़ इज रशिया स्टॉप्स गैस सप्लाई टू 2 नाटो नेशन। जो रशिया है उसने 2 जो नाटो नेशन है उसको गैस सप्लाई करनी बंद कर दिया, एंड द फर्स्ट वन इज़ पोलैंड एंड द सेकेंड वन इज़ पोलैंड एंड दी बुल्गारिया। सो वी हैव टू के हमें पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है। नाउ दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू GS2 विच इज़ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड दिस टॉपिक कैन बी ऑफ GS3, ठीक है, फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं। देन तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ एंड एज वेल एज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द GS1 जोग्राफिकल मैपिंग पर्पस के लिए। ठीक है, वर्ल्ड मैप। तो हम सबसे पहली तो कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया यहाँ पे। तो पोलैंड के साथ में किस किस की जो टच होती है बाउंड्री वो हमने याद रखनी है। द नंबर 1 पॉइंट इज़ बाल्टिक सी। सो पोलैंड की जो बाउंड्री है वो बाल्टिक सी के साथ में टच करती है। पहली चीज़ तो ये है, तो ये पहले आपने ख़त्म करनी है चीज़। नंबर 2, तो नंबर 1 हो गया यहाँ पे रशिया, सो नंबर 2 हो गया लिथुआनिया, नंबर 3 आ गया यहाँ पे बेलारस, नंबर 4 इज़ यूक्रेन, नंबर 5 इज़ स्लोवाकिया, नंबर 6 इज़ चेक रिपब्लिक, नंबर 7 इज़ जर्मनी।
तो 7 ऐसी कंट्रीज़ है जिसकी बाउंड्री टच होती है पोलैंड के साथ में, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। सो आपने बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आपने बताना है कि बुल्गारिया के साथ में किस किस कंट्री का बॉर्डर टच होता है, नंबर 1। नंबर 2 आपने ये भी बताना है यहाँ पे कि आपने इसको लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है जी। तो पोलैंड ये आपने यहाँ पे याद रखना है, रशिया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है सेंटर, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई वो बोल रहे हैं कि भाई कट कर दो, वो कहते हैं हमें कंपनसेशन दे दो हमारे जीएसटी की, उसके बिना हम रेवेन्यू के बिना कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है, तो आप दे दो कि वो कहते हैं कि हम कम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Lastly, the news is about the non-urea fertilizers, not urea fertilizers. The news is about the non-urea fertilizers, where यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि जो इंटरनेशनल प्राइजेज हैं किस चीज़ के, डाई अमोनियम फॉस्फेट के, मतलब डीएपी के जो इंटरनेशनल प्राइजेज हैं वो हमें इंक्रीज़ होते दिखाई दे रहे हैं। सो प्राइमरली ऑब्जर्व्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन अभी दोबारा से वो प्राइस इंक्रीज़ हुए तो दोबारा से जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी है वो इंक्रीज़ कर दी है। पहले सब्सिडी चल रही थी 1650 रुपीज़ पर बैग। नाउ द गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग दी मोर सब्सिडी एंड द सब्सिडी विल बी ऑफ 2501 पर बैग सब्सिडी। सो इमेजिन कि अगर कुछ 5000 का बैग है, ठीक है, तो उसमें से 2500, नॉट 5, इतना ज़्यादा नहीं है, इतना महंगा तो नहीं है अभी ये बैग, लेकिन ये इस बैग पे सब्सिडी जो सरकार है वो एक बैग पे 2501 की सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, विच इज़ इन द रेंज ऑफ अबाउट 80% ऑफ द सब्सिडी विल बी प्रोवाइडिंग बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे प्रॉपर वे से याद रखनी है। एंड दिस वॉज द लास्ट न्यूज़। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना जरूर और लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में भी बताया कीजिएगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट, मतलब कि इंपॉर्टेंट का माने कि भाई कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।